मेरे पूर्वजों ने जिस धरती पर राज किया उस धरती पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आयोजन समिति का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आज बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जयंती समारोह है, जिसमें पधारे सम्मानीय अतिथिगण, बहने, भाई, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी बातें विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से सुनी और देश के सामने क्या संकट है, हमारे समाज के सामने क्या संकट है, उसके बारे में बहुत सारी बातें आपने ग्रहण किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ा नासूर जातिवाद है, लेकिन मैं देखता हूं जातिवाद के विरोध में काम करने वाले लोग प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया से जातिवाद खत्म नहीं होगा। जातिवाद खत्म करने का फार्मूला क्या है, यह आज तक किसी ने नहीं सोचा। मैं कहना चाहता हूं, जो यहां पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो वॉल्यूम लिखे, 4 वॉल्यूम किसने पढ़ा? मिनिमम 4। हाथ ऊंचा करके बताइए। इन्हें गिने हाथ। ये हालात है, इन्हें गिने हाथ। केवल हम लोग जयकारे करने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग आज भी बीमारी का इलाज नहीं चाहते। हर एक समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। यदि जातिवाद बीमारी है, जहर है, तो उसका भी इलाज है। हमें सोचना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं सोचा। आप सोचोगे भंवर जी, आप कैसे कह सकते हैं, हम तो जातिवाद से इतना पीड़ित हैं और बार बार जातिवाद के बारे में बात करते हैं। भारत देश के अंदर ऐसा कौन सा समाज है जिसमें जाति व्यवस्था के गुण बहुत कम है? बताइए, ये मेरा सवाल है। क्या बात कर दी? आदिवासी, मूल निवासी कह तो दिया, आदिवासी कोई समाज नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है। जिस तरीके से एक धर्म का इंक्लूडेड नेम दिया, इस तरीके से विभिन्न ट्राइबल्स कम्युनिटीज को आदिवासी कहा गया है। जैसे मैं भील हूं, घरासिया है, मीना है, संथाल है, उराव है, गोंड है। भारत देश में ऐसा 700 ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जाति व्यवस्था के गुण बहुत कम हैं। वर्ण व्यवस्था लागू होने की दूर की बात है। अभी जो गीत मोरिया वाला सुनाई गया था, आपने सुना और देखा। उसके बोल मैं समझता हूं जो ट्राइबल्स हैं उनको पता पड़ा होगा, इसके अलावा नहीं। उसमें जो दूल्हा है, उसकी मां और पिता और परिवार के बारे में उल्लेख है। यह शौर्य गीत था। विवाह के अवसर पर कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस धरा पर रह करके आसन्न आक्रमणों के विरोध में या फिर दुश्मनों के विरोध में बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ी, शौर्य का प्रदर्शन किया।
किया उसका उल्लेख उसके अंदर आता है। उसमें आप किस तरीके की मां के बेटे हैं, किस तरीके के बाप के बेटे हैं, उसका उल्लेख है। यह एक राजवंशी कौम की निशानी है। हमारे समाज के अंदर यह बात भी छुपी है कि हम लोग इस धरा पर राजवंशी कौम है, रॉयल ब्लड है। आप भी रॉयल ब्लड है, लेकिन हमारे अंदर वो खुमारी नहीं है। वो खुमारी आनी चाहिए। हमारे मारवाड़ की धरा पर पिछले 2 साल में हमने जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ हमने देखा, इंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ हमने देखा। कार्तिक भील का परिवार अभी भी सिरोही जिला हेडक्वार्टर पर बैठा है। क्यों न्याय नहीं मिला? क्यों न्याय नहीं मिला? क्या हम शिक्षित हैं? कलम चलाना शिक्षित नहीं होता। यदि हम शिक्षित होते तो ये 3 जो नाम लिए उनको न्याय मिल गया होता। दूसरी बात है संगठित करो। क्या हम संगठित हैं? कौन कहता था दक्षिणी राजस्थान के भील आदिवासी 5-7 साल में इतना बदल जाएंगे? 2015 से पढ़ा रहा हूं मैं उनको, और आज हमारा संगठन 9 राज्यों में पहुंच गया। वो टीचर ये रहा। 2011 से इस बीमारी से मैं ग्रसित हूं। इतना पढ़ाया, इसको कहते हैं एजुकेट करना, एजुटेशन। आज हमारे इलाके में एजुटेशन किस तरीके चल रहा है? संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से एजुटेशन चल रहा है। पिछले पंचायती राज चुनाव के अंदर 96 पंचायत समिति सदस्य जीते थे हमारे, 96। हमारे अकेले जिले की बात कर रहा हूं। इसमें 40 कुंवारे थे। 40 कुंवारे। क्या भारत देश के इतिहास में एक जिला ऐसा दिखा सकते हो? इतना बड़ा बदलाव। इसको कहते हैं आपका एजुकेट करना, आपका ऑर्गेनाइज करना और एजुकेशन करना। कब किया हमने? हम लोग तो दूसरों के द्वारा दिया गया सम्मान के भूखे हैं। दूसरों के दिया हुआ सम्मान। हमें स्वयं सम्मान पाने लायक बनना होगा। हमने कभी दूसरों के सम्मान की परवाह नहीं किया। कितना हमको गालियां दिया गया, गवर्नमेंट ने कितना परेशान किया, कितनी बार एपीए हुए, निलंबित हुए। भंवरलाल परमार का सर किसी गवर्नमेंट के आगे, किसी मुख्यमंत्री के आगे, किसी मंत्री के आगे झुका नहीं। और आज लाखों आदिवासियों का सर गर्व से ऊंचा होकर के चल रहा है। ये बात हमें सोचनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, हमारे समाज के अंदर जाति व्यवस्था के गुण बहुत कम है, वर्ण व्यवस्था के गुण बहुत कम है। तो क्या आदिवासियों से हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आदिवासी समाज अपने से ऊंचा किसी को नहीं मानता। आदिवासी समाज अपने से नीचा किसी को नहीं मानता। यहां तक कि आदिवासी समाज महिला को भी प्रथम दर्जा देता है, पहला स्थान। हमारे विवाह की परंपरा देखिए, उसके अंदर महिलाओं का प्रथम स्थान है। आदमी का कोई काम नहीं होता। हमारा जो दुल्हन होता है उसको 2 प्रकार की साड़ियां पहनाते हैं।
एक साड़ी सफेद होती है जो मामा लाता है, वो माँ की तरफ से होती है। एक लाल साड़ी होती है सेकंड, वो बुआ लाती है, वो बाप के परिवार से होता है, लेकिन वो भी बाप के परिवार की बेटी के नाम से होता है। ये कितनी बड़ी बात है। मेरी शादी कराई मेरी वाइफ की बुआ ने, वहां किसी आदमी का जरूरत नहीं है। इस आंगन में इस परिवार की जिस बेटी ने विवाह किया, फेरा लिया, वही बेटी आने वाली भतीजी का विवाह करा सकती है। ये नियम होता है हमारे समाज में। ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का बहुत बड़ा उदाहरण है। और कितनी बातें बताऊं, बहुत सारे रेफरेंसेस में दे सकता हूं। आज एक महिला का कितना सम्मान है, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पहली बार मंच पर जूते पहन करके बोल रहा हूं, और वो मैं अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार हूं, और कहीं फिर बीमार नहीं हो जाऊं इसलिए जूते पहन करके, ये ठंडा है। हमारे कम्युनिटी के अंदर कोई भी व्यक्ति जूता पहन करके आंगन में भी नहीं आ सकता। घर में आना तो दूर की बात है। जहां मिट्टी की लिपाई किया जाता है, अंतिम छोर होता है, वहां जूता उतारना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अंतिम लिपाई जहां मिट्टी से किया आंगन में, वहां जूता उतारना अनिवार्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? नेचुरल है, वो मिट्टी किसी महिला ने ही किया होगा, इस परिवार की बेटी बहू ने ही किया होगा, मां ने किया होगा। उस मां को सम्मान है, उस मां को सम्मान है, उस बेटी को सम्मान है। उसने जहां मिट्टी किया है, लिपाई किया है, उस पर जूता रख करके नहीं चला जा सकता। और बड़ी बात बताऊं, यदि हमारा समाज बैठा हुआ है जाजम पर, कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो जाजम से बाहर जूता निकालेगा और 3 बार जाजम को नमन करेगा, तब जाजम पर आ करके अभिवादन करके बैठेगा। ये कितना बड़ा जीवन मूल्य है। अभी भंते जी ने यहां नमन किया था, 3 बार नमन किया था, और हमारे समाज में भी 3 बार नमन होता है। उसका कारण क्या? क्या कारण? 3 बार ही नमन होता है, 4 बार नहीं हो सकता, 2 बार नहीं हो सकता। उसका कारण क्या? इसका कारण इतिहास में ढूंढना होगा। सम्राट अशोका के शिलालेख पढ़िएगा, सम्राट अशोका के शिलालेख पढ़ेंगे तो जहां कैमूर की पहाड़ियां है, विंध्याचल और सातपुड़ा मिलता है, वहां की 8वीं जातियों को सम्राट अशोका ने चेतावनी दिया था। लेकिन वेस्टर्न भारत, हमारा बहुत बड़ा राज्य सम्राट अशोका का इस इलाके में था, गिरनार के आसपास। गिरनार में भी सम्राट अशोका के शिलालेख मिले, बॉम्बे के पास शिलालेख मिले, जयपुर में शिलालेख मिले, और उनका राजधानी उज्जैन में भी था। किसी भी शिलालेख में एक रेफरेंस बताओ जिसमें वेस्टर्न भारत के ट्राइबल्स को कोई चेतावनी दिया हो? नहीं दिया। उसका कारण क्या? उसका कारण भी बहुत समझने की जरूरत है। तो वेस्टर्न भारत का जो ट्राइबल्स था, उनकी जो व्यवस्था थी, रिपब्लिक व्यवस्था, गणतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था था, उसको सम्राट अशोका ने स्वीकार किया। इस वजह से आज यहां का जो इलाका है माउंट आबू, यहां पहली बार ट्राइबल्स की राज व्यवस्था कायम हुआ। इसलिए कहा जाता है कि मौर्यंस
मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद अंतिम मौर्य साम्राज्य कायम रहा था चित्तौड़ में, और चित्तौड़ से मौर्य साम्राज्य 8वीं शताब्दी में खत्म होने के बाद उनके जो वंशज थे वो मालवा गए और परमार डायनेस्टी की शुरुआत हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये हिस्टोरियन कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि यहाँ का जो ट्राइबल था, भील कम्युनिटी था, वही आगे बढ़ करके उनके राज कायम हुए, अन्यथा आपका कोटा में भी हमारे पूर्वजों का राज था, चित्तौड़ में हमारे पूर्वजों का राज था, उदयपुर में था, डूंगरपुर में था, बांसवाड़ा में था, पालनपुर में भी था, दांता में भी था, ईडर में भी था। ये पूरे वेस्टर्न भारत में राज था। इसका मतलब है मौर्यंस के साम्राज्य का विघटन होने के बाद गणतांत्रिक व्यवस्था भारत में लगातार जारी रही, जब तक भारत में अरब लोग नहीं आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों के अंदर 3 बार नमन करने की जो प्रणाली है, मैं भी पॉसिबल मौर्यंस की देन होगी, ऐसा मैं मानता हूं। ये बात कितनी आपको पची होगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, डिस्कस डिबेट कर सकते हो। आज तक मेरे से बहस में कोई जीता भी नहीं है। इतिहास में मैं भी नेट हूं, कई बार चैलेंज कर चुका हूं, कोई आया नहीं। तो मैं कहने का मतलब मेरा यह था कि आज के दिन पर यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके सच्चे सिपाही हैं, भीम सिपाही हैं, तो आपको प्रण करना होगा, जाति व्यवस्था को हमें नेस्तनाबूद करना है भारत भूमि से। यदि ये करना है तो प्रतिक्रिया से ही नहीं होगा। भारत की मिट्टी में ऐसे कौन से बीज हैं जिन बीजों को सिंचित करने से, जिन बीजों को आगे बढ़ाने से जाति व्यवस्था खत्म हो सकता है, उनको हमें आगे बढ़ाना होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। एक बात और, मैंने एक सवाल पूछा था डॉक्टर अंबेडकर साहब के 11-12 वॉल्यूम है, 4 किसने पढ़ा? तो 1-2 साथियों ने केवल हाथ खड़ा किया। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो वॉल्यूम लिखे, ये केवल उनके लिए थे कि हमारे लिए भी थे? कोई एक साथी तो बताओ, हमारे लिए भी थे? तो हमने पढ़े क्यों नहीं? मैं मानता हूं 80% लोग पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है, क्यों नहीं पढ़े? मैंने पढ़े 6 वॉल्यूम, और जो 6ठा वॉल्यूम मैंने पढ़ा, उसके अंदर कास्टिज्म को लेकर, असमानता को लेकर उन्होंने जो व्याख्या किया है, समानता किसको कहेंगे, इसकी जो व्याख्या की है, क्या गजब की गहराई है, उसको मैं भी नहीं समझ पाया। 2 से 3 बार मैंने पढ़ा, तब जाकर के मेरे को समझ में आया। 4 से 5 घंटा मैं डेली पढ़ता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, ये वॉल्यूम क्यों नहीं पढ़े? फिर वापस आ रहा हूं, इसका मतलब है हम साल भर में एक बार समारोह मनाने तक सीमित हैं। यदि आपको बुरा लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कड़वी बात बोलने का आदी रहा हूं। तो क्या आप लोग आने वाले साल इसी दिन तक 4 वॉल्यूम भी पढ़ने का मुझे आश्वासन दे सकते हो? कौन कौन दे सकता है? क्या बात कर रहे हो? महिलाएं हाथ खड़ा नहीं कर रही है बराबर है? थैंक यू, धन्यवाद। तो यदि हम लोगों ने उसको पढ़ा होता तो हमारे सामने जाति व्यवस्था क्यों है, वर्ण व्यवस्था क्यों है, ये बात समझ में आती।
अब एक लास्ट सवाल, वर्ण व्यवस्था हमारे देश में कब से है? सवाल जवाब दीजिए, वर्ण व्यवस्था हमारे देश में कब से है? जी मैम, जी उत्तर, अच्छा बहुत अच्छी बात है। और कोई साथी, और कोई? मैम ने बताया, और कोई साथी बताओ। मैम ने बताया उत्तर वैदिक काल, मेरा समस्या और बढ़ा दिया मैडम ने। हमारे देश के अंदर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। इसके बाद में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष मिले हैं। मौर्यंस के अवशेष मिले, कुषाण के अवशेष मिले, गुप्त के अवशेष मिले, हर्षवर्धन के अवशेष मिले। वैदिक सभ्यता के अवशेष अभी तक नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। और किसी को मिल गए हो तो यहाँ आ जाए एक बार, है? किसी को मिल गया बताओ। और मैडम ने जिसको आधार मान करके वैदिक सभ्यता का बात किया, वो 4 वेद हैं। वेद कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कितने साल पुरानी है? फिर पैच फंस गया जी। कितना? संस्कृत भाषा कितना साल पुराना है? कितना साल? अरे बोलिए तो मेरे भाई, आज पाला पड़ा है बवरलाल परमार से। ये आदिवासी ऐसे जागृत थोड़ी हुए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई तो बताइए संस्कृत भाषा कितने साल पुरानी है? सम्राट अशोका के शिलालेख जब लिखे गए थे 8 वर्ण थे। कितने? आज कितने वर्ण है? वर्ण का मतलब अक्षर, अ आ ई ई। आज कितने? कितना होता है वर्ण? आपका ये क्या कहते हैं, वोवेल्स कितने आज? अ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अम अह। मो मास्टरो એટલે ગણીને પડવું પડ્યું 12। तो सम्राट अशोका के शिलालेख पर औ नहीं है, अम नहीं है, अह नहीं है, 8 ही है। आज है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पाली प्राकृत भाषा थी उसके अंदर री नहीं था, उसके अंदर त्र नहीं था, उसके अंदर क्ष नहीं था। और री के बगैर आपका संस्कृत भाषा नहीं हो सकता, त्र के बगैर संस्कृत भाषा नहीं हो सकता, ज्ञ के बगैर संस्कृत भाषा नहीं हो सकता। और मेरी कौम की भीली बोली में ये भी एक शब्द नहीं होते। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि भीली बोली भाषा पाली प्राकृत से निकली हुई है, ना कि संस्कृत भाषा से निकली हुई है। आपने रूट ही नहीं पकड़ा है, आपने कारण ही नहीं पकड़ा है अभी तक। क्या बात कर रहे हो? अभी कौन से दलदल में फंसे हुए हो? है? अब वापस वही सवाल है, कितना साल पुराना है? हैं? जो भी लिखा है कागज पर लिखा हुआ है, कितना साल कागज पुराना है? यूनेस्को को जो सबसे पुराना दस्तावेज दिखा है वो 1464 एडी का है। यूनेस्को का वेबसाइट उठा करके देख लीजिए, 1464 एडी।
कितना साल हुआ है? ये देख लीजिए शामला जी, वहां देवनी मोरी था, वहां गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली है, आपका वहां पर विहार मिला है। यह आपका आनंद नगर, जिसको आज की तारीख में वडनगर क्या बोलते हैं, मोदी जी का गांव वो आनंद नगर था। वहां 20,000 भिक्षु लोग रहते थे, यह प्रमाण मिला है। वहां महिला भिक्षुकिका का भी विहार मिला है। यह बिनवाल, यहां पर भी 20 से 30,000 भिक्षु रहते थे। कौन से कीचड़ में पड़े हुए हो, हैं? कहां एजुकेट हम? अरे आपका संगठित होने की तो बात ही दूर है, एजुकेट नहीं हम। शर्म लगती है मुझे। ये आपका दायित्व था, ये पढ़ना आपका दायित्व था, ये शिक्षा देना आपका दायित्व था, आपको ही पता नहीं। इसका मतलब है आप साल भर में एक बार जयंती मनाने वाले लोग हो। लगे बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोबारा मत बुलाना मुझे। आज मैं ठीक नहीं हूं, नहीं तो मैं कैसे बोलता हूं आप समझ लेना। और एक महत्वपूर्ण बात, चलो इसको फॉरगो करो। आपके पूर्वज राजा थे या नहीं थे? मेरे पूर्वज राजा थे, मैं नाम गिना सकता हूं। आपके पूर्वज राजा थे कि नहीं थे? चलो मैं और बात कर देता हूं। इसका दूसरा उदाहरण, जाति व्यवस्था कब से भारत में? अभी पता लग जाएगा आपके पूर्वज राजा थे। कब से जाति व्यवस्था भारत में? थोड़ा तो बताइए, मैं अब फंसाऊंगा नहीं, बता दीजिए जी, कोई तो बताओ। 2500 यानी गौतम बुद्ध के जमाने में, एम आई राइट? तो गौतम बुद्ध जाति व्यवस्था से लड़े थे क्या? सवाल है, नहीं थी। यदि गौतम बुद्धा के जमाने में जाति व्यवस्था होता तो हमारे लिए जाति व्यवस्था छोड़ के नहीं जाती। सर उत्तर छोड़ के नहीं जाते, ठीक है ना? तो इसका मतलब जाति व्यवस्था इसके बाद की। बताइए कब से? देखिए इस पर भी आप सब निरुत्तरित हो गए। जाति व्यवस्था भी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। भारत देश के अंदर बौद्ध राजाओं का परिवर्तन हुआ। किस रूप में? वैदिक धम्म में परिवर्तन हुआ। बौद्ध राजाओं का वैदिक धम्म में परिवर्तन होने के बाद भारत में जाति व्यवस्था आई है। 29 मिनट। सम्राट हर्षवर्धन कौन से धम्म को मानते थे? हैं? 7वीं शताब्दी ह्वेनसांग यहां आया था, आपका आनंद नगर में भी आया था, वल्लभी में आया था, सिंध गया था, बीनवाल आया था। ह्वेनसांग की किताब उठा करके पढ़ लीजिए, उसके अंदर पता लग जाएगा कि तत्कालीन समय में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। 7वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। तो 7वीं शताब्दी के बाद भारत में जाति व्यवस्था आई है। यहां तक कि भारत में इस्लाम के आने के बाद जाति और वर्ण व्यवस्था भारत में कायम हुई है। यह मेरा खुला चैलेंज, आ जाओ बहस कर लो। भारत में इस्लाम आने के बाद, अर्थात भारत में 8वीं शताब्दी के अंदर अरब लोग भारत में आए, उसके बाद जाति और वर्ण व्यवस्था भारत में आई। यह मेरा कहना है। आप लोगों को लगता है कि यह बात गलत है? भारत का कोई भी इंसान मेरे से बहस करने के लिए आ सकता है, सबको खुला चैलेंज है।
ये गारंटी दे रहा हूं मैं। हाँ जी जी जी, यस। कौन सा कैलेंडर? कौन सा? जी, कैलेंडर सबसे पुराना किसका है? वापस एक नया सवाल खड़ा करवा दिया है। सबसे पुराना कैलेंडर किसका है? लंबा हो गया, एक इस प्रश्न को सोल्व करना ही पड़ेगा है। ये जो आज हम लोग अशोकाष्टमी भी मनाएंगे अभी 5-7 दिन बाद, कौन सी तारीख को है अशोकाष्टमी? 16 तारीख को शायद, 2 दिन बाद। तो ये कौन से कैलेंडर से होली आती है? वो कौन से कैलेंडर से? दिवाली आती है, वो कौन से कैलेंडर से आती है? काल गणना किससे होता है बताइए? कौन से कैलेंडर? यदि आप राजा थे तो आपका कैलेंडर होगा, यदि आपका धम्म है तो आपका कैलेंडर होगा। कौन सा कैलेंडर? तो आप कहेंगे शक संवत। शक संवत किसका है? आप कहेंगे विक्रम संवत। 8वीं शताब्दी से पहले विक्रम संवत नाम ही नहीं था, उसका वास्तविक नाम है मालव संवत। तो मालव संवत किसका था? नहीं था, उनका नहीं है। जब ग्रह ही नहीं था तो आप नाम दे रहे, वो कहां था? आधा अक्षर नहीं होता था पहले पाली भाषा में। पाली पाकित भाषा में आधा अक्षर नहीं होता, हमारी बोली में भी आधा अक्षर नहीं होता है। हमारी बोली में च नहीं होता, हमारी बोली में छ नहीं होता। इसलिए हमारे बच्चों को चम्मच बुलवाते हो तो वो सम्मस बोलते हैं हमारे बच्चे। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है कि मैंने आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, कहीं वापस में बीमार नहीं हो जाऊं, इसलिए इतना ही बोलूंगा आज के दिन। आप लोगों ने मेरे को झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर साहब की वजह से मैं यहाँ पर आपके बीच में आया और आपको करारी करारी कुछ बातें कही। दिल पर मत लीजिएगा, भंवरलाल परमार ऐसा ही है। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। थैंक यू।